अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कमिंग डेज़ में मेडिकल कॉलेज या किसी भी डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो MDCAT 2022 अनाउंस हो चुका है बाय पाकिस्तान मेडिकल कमीशन PMC की तरफ से। ये MDCAT 2022 जो है ये पाकिस्तान और इंटरनेशनल लेवल का है। इसमें बेसिकली वो स्टूडेंट्स जो मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उनको MDCAT टेस्ट जो है वो क्लियर करना पड़ेगा और उसका सिलेबस क्या है वो मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी। और ये बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है जी, मैं हाईलाइट करती जा रही हूँ इसके जो मेन पॉइंट्स है। ये कंप्यूटर बेस्ड MCQs टेस्ट होगा और कौन से सब्जेक्ट से होगा वो मैं आपसे आगे शेयर करूँगी। अब सबसे पहले इसकी जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ये जो टेस्ट है बेसिकली ये दोनों के लिए, दोनों इन द सेंस कि आप अगर किसी पब्लिक या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो ये टेस्ट उन दोनों के लिए है। ठीक है, याद रखें ये दोनों के लिए, प्राइवेट और पब्लिक मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज इन पाकिस्तान। ठीक है, और उसके लिए आपको MDCAT टेस्ट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अब नॉर्मल रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो चुकी है वो 25 मई से स्टार्ट हो चुकी है। नॉर्मल इन द सेंस कि आप एक जो फ़ीस है अमाउंट वो आपने पे करनी है और 25 मई से 5 जुलाई तक आप किसी भी टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप मेरी वीडियो के बाद भी अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। याद रखिए कब तक है, 25 मई से स्टार्ट हो चुकी है, 5 जुलाई तक है। ठीक है, और लास्ट रजिस्ट्रेशन विथ मींस विथ लेट फीस। जैसे हम बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए करते हैं तो लेट फ़ीस लग जाती है। अगर आपने डेट पे जो है सबमिट नहीं करवाई फ़ीस तो लेट फ़ीस के बाद 6 जुलाई टू 15 जुलाई तक है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगी कि अभी से ही आप जो है रजिस्ट्रेशन करवा लो और फ़ीस पे कर दो। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसको हम देखते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इसकी, सबसे पहले जो स्टूडेंट है उसकी एज जो है वो अबव 16 ईयर हो, 16 ईयर से अबव हो। अब 16 ईयर्स ऑन द लास्ट डेट ऑफ 15 जुलाई तक उसकी जो डेट हो, डेट ऑफ बर्थ हो वो 16 ईयर हो, यानी 16 ईयर से अबव हो। 14, 15, 13 जिनकी एज ये है ये इस जो MDCAT के लिए एलिजिबल नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट ने FSC क्लियर किया हो, HSC क्लियर किया हो, नहीं। देखिए मेडिकल के लिए तो वही स्टूडेंट क्वालिफाई करेगा जिसकी इंटर किया हुआ हो। ठीक है, वो एलिजिबल है, सबसे पहली बात ये। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है वो कह रहा है कि मैं अभी जो है फर्स्ट ईयर में हूँ, मैं 1 साल बाद जो है हूँ वो मैं इंटर करके फिर मैं किसी मेडिकल में कॉलेज में लूँगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं अभी से ही एक टेस्ट देकर देखूँ और उसकी एज जो है वो अबव 16 आ रही है तो वो बच्चा भी दे सकता है। मैं रिपीट कर रही हूँ, इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी इंटर क्लियर की है तो मैं तो ज़ाहिर सी बात है चाहूँगी कि मैं मेडिकल कॉलेज में दाखिला लूँ, तो मेरी एज 16 से अबव भी है तो मैं तो एलिजिबल हूँ। दोनों तरीक़ों से मैं FSC भी मेरी क्लियर है और मैं अबव 16 ईयर भी हूँ। लेकिन ऑन द अदर साइड मेरी जो सिस्टर हैं वो फर्स्ट ईयर क्लास में है अभी और उसकी एज जो है वो 16 ईयर से अबव है, लेकिन उसने इंटर क्लियर नहीं किया, लेकिन वो चाह रही है कि मैं फ़र्स्ट ईयर मैंने सिर्फ पढ़ा है और मैं देना चाह रही हूँ टेस्ट सिर्फ इसलिए कि मुझे पता चले कि मैं MDCAT टेस्ट कर सकती हूँ या नहीं, क्योंकि 1 साल बाद उसको देना है तो वो बच्चा भी कर सकता है। तो एज जो है वो बड़ी मैटर कर रही है कि अबव 16 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पे देखो ये पूरी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। डिग्रीज, अच्छा दूसरे यहाँ पे इवन बिफोर टेकिंग द FSC या HSC या A लेवल एग्ज़ाम्स। एक और बात है कि अगर आप यहाँ पे मेंशन है कि अगर आपने इंटर का, जैसे अभी अगर हम बात करें तो अगर आपने इंटर का एग्ज़ाम दिया है लेकिन अप्लाई करते हुए आपके पास
मार्कशीट या पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हो। डिग्री की रिक्वायरमेंट, भले आपका रिजल्ट वेटिंग में है लेकिन आप अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं, एज, उसके बाद डिग्री इज़ नॉट रिक्वायर्ड, और थर्ड इज़ इवन बिफोर टेकिंग द FSC आप जो एग्ज़ाम दे सकते हो। अब एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है उसको हम देख लेते हैं। सिलेबस में आप लोगों के साथ एंड में शेयर करूँगी। एप्लीकेशन प्रोसीजर ये है कि ये जो pmcexam.gov.pk आप इस पर लॉगिन करें, ये मैं मेंशन करती जा रही हूँ साथ साथ। आप स्टेप फर्स्ट ये है कि आपने लॉगिन करना है। ठीक है जी, आप लॉगिन कर लें pmcexams.gov.pk। उसके बाद आपने एक अकाउंट क्रिएट करना है, वहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करना है और उसमें आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, आपने वेरीफाई करवाना है अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर। अच्छा, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन सिर्फ़ और सिर्फ लोकल स्टूडेंट्स के लिए है, मतलब अगर आप इंटरनेशनल लेवल से हैं तो आपको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड स्टेप इसका क्या है कि आपने एक फॉर्म फिल करना है विथ नेसेसरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पहले आपने अकाउंट बनाया सेकेंड नंबर पे जिसमें आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह दी, थर्ड पे आपने एक फॉर्म फिल करना है, ठीक है, जिसमें आपने इंफॉर्मेशन देनी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। उसमें आपसे एजुकेशनल डिटेल्स मांगी जाएंगी, आपसे जो है एग्ज़ाम सेंटर प्रेफरेंस मांगी जाएगी कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर सक्खर से हूँ तो मैं सक्खर को ही प्रेफरेंस दूंगी कि सक्खर में ही मेरा टेस्ट कंडक्ट किया जाए। जैसे आप अगर कराची में तो आप कराची का कंडक्ट करेंगे, अगर कोई पंजाब साइड का है तो पंजाब को वो कंसिडर करेगा। उसके अलावा यहाँ पे एक ब्रैकेट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन देना है अकॉर्डिंग टू CNIC या बे फॉर्म या पासपोर्ट के हिसाब से देना है। ये नहीं कि आपके बे फॉर्म पे कुछ और लिखा हुआ है नाम और आपने वहाँ पे जो फॉर्म में नाम कुछ और लिखना है, नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का नाम मेरा नाम लेट सपोज़ मैं सपोज़ कह रही हूँ कि अगर किसी का नाम है आयशा बीबी, किसी का नाम आयशा बीबी है और वो बे फॉर्म में उसका आयशा बीबी है और लेकिन वो फॉर्म में सिर्फ आयशा लिख रही है, तो आपको ऐसे नहीं करना, आपने सही इंफॉर्मेशन उस पर ऐड करनी है। तो स्टेप 3 के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है विच इज़ स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में आपने क्या करना है, स्टेप 4 में आपने जब आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी तो वो आपको एक चालान देंगे या आपको वहाँ पे एग्ज़ाम फ़ी पे करनी पड़ेगी। अब आप जो है MCB बैंक यानी चालान के थ्रू भी आप कर सकते हो, उसके बाद क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हो, और अभी इन्होंने जेज कैश वॉलेट सर्विस भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई विच इज़ वेरी गुड, आप उसके थ्रू भी कर सकते हो। तो MCB बैंक चालान जो है वो आपका वहीं जनरेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5th स्टेप क्या है इसका, आपने ये टाइम जो है वो नोट कर लो 20 जुलाई टू 25 जुलाई। अब आपने इनके बीच में जो है अपने अकाउंट को दोबारा लॉगिन करना है, ठीक है, और अपनी एग्ज़ाम डेट आपने लेनी है। याद रखें 20 जुलाई से 25 जुलाई के दरमियान में जो है आपने जो है दोबारा लॉगिन होना है और आप अपने स्केजुअल एग्ज़ाम का सेट करना है। ठीक है, मतलब आपने डेट जो है टेस्ट की वो डिसाइड करनी है। उसके अलावा यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने बहुत याद रखनी है, वो क्या है कि एग्ज़ाम शैल बी बेस्ड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस डिटरमाइंड फ्रॉम द डेट ऑफ क्लियरेंस ऑफ फीस। जितना जल्दी आप फ़ीस पे करेंगे उतना ज़्यादा चांसेस हैं आपके कि आप ख़ुद अपनी टेस्ट डेट जो है वो सेलेक्ट कर सकें या आपको बहुत जल्दी चांसेस मिलेंगे टेस्ट देने के। ठीक है, तो इसलिए आप ये ना कहें कि जी हमने तो अकाउंट बना लिया, हमने जी फॉर्म फिल कर दिया तो अब हम फ़ीस तो बाद में पे करेंगे। जी नहीं, आपने अकाउंट बना दिया, फॉर्म फिल कर दिया, आपने फ़ी भी फ़ौरन ही आपने पे करनी है, फ़ीस पे हो जाएगी। दैट्स मीन आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली क्राइटेरिया में आ जाएंगे। ठीक है, और स्टेप 6 क्या है, 1 अगस्त से जो है आपको रोल नंबर स्लिप जो है वो इशू करना शुरू कर देंगे। तो ये आप समझ लें कि आप अपने पास जिस रूम में आप ज़्यादा आपका उठना बैठना होता है वहाँ पे आप ये सारे स्टेप्स, ये डेट्स
मेंशन करके लिख कर रख दें, ताकि आप जब भी वहाँ से गुजरे करें आपको ये डेट्स याद आ जाएं कि अच्छा इस डेट से इस डेट तक मुझे ये करना है। और वैसे भी जब आपके MDK टेस्ट होता है या EK टेस्ट होता है तो आप बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्शियस हो जाते हैं अपनी चीज़ों के मामले में, अपने डेट्स के मामले में। ठीक है जी, अब मैं बात करूँगी सिलेबस की। अच्छा, ये सिलेबस है, ये आप इजीली जो है वेबसाइट से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे ऑप्शन है सिलेबस का, आप वहाँ से कर सकते हो। ठीक है जी, तो इसमें अब कौन कौन से ये टेबल ऑफ कंटेंट, एक बार सिलेबस को आप ज़रूर गो थ्रू हो जाइएगा। मैं रिकमेंड करूँगी कि प्रिंट करवा के एक एक चीज़ को आपने अच्छे से समझना है, पॉलिसीज़ को बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले और सैम्पल क्वेश्चंस को भी आपने ज़रूर देखना है। कोशिश करूँगी मैं कि मैं इसके ऊपर भी और वीडियोज़ बनाऊँ। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं सिलेबस की तरफ आ जाती हूँ। ओके, तो ये जी सिलेबस है, सेक्शन 2 है, और जिसमें आपको बताया जाएगा कि स्ट्रक्चर क्या होगा क्वेश्चन पेपर का, वेटेज क्या होगी और डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगी। ठीक है, जो टोटल क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे वो 210 क्वेश्चंस होंगे, और ड्यूरेशन क्या होगी 3.5 आवर्स, 3.5 घंटे आपको दिए जाएंगे, जिसमें आप जो है अपनी टेस्ट जो है वो करोगे। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेट क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड MCQs होंगे। अब आपको एक स्क्रीन के सामने बैठकर आपको जो है वो टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या है 65%। 65% अगर आपने ले लिया दैट्स मीन आपने टेस्ट क्वालिफाई कर लिया। याद रखिएगा 65% है। ठीक है, और आप कोशिश कीजिएगा उससे ज़्यादा लें, जितना ज़्यादा आप अच्छा लेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और उसमें जो अच्छी बात है वो नो नेगेटिव मार्किंग है, मार्किंग इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट जो है वो 5 सब्जेक्ट से टेस्ट आएगा। सबसे पहला जो है हम देख लेते हैं, तो वो है जी बायोलॉजी। बायोलॉजी में जो है आपके 68 MCQs आएंगे। परसेंटेज अगर हम देखें तो 32% जो है वो कवर करेगी बायोलॉजी को। मतलब मैं MCQs की तरफ आ जाती है, नंबर ऑफ़ MCQs जो होंगे वो बायोलॉजी के वो होंगे 68। उसके बाद केमिस्ट्री को देखें तो केमिस्ट्री से 56 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके टेस्ट में आएंगे। मतलब 210 टोटल क्वेश्चंस हैं, तो उसमें से 68 जो है बायोलॉजी के होंगे, 56 जो है वो केमिस्ट्री के होंगे, 56 ही आपके फिज़िक्स के होंगे, 20 क्वेश्चंस जो है वो इंग्लिश के होंगे, और 10 क्वेश्चंस जो है वो लॉजिकल रीजनिंग के होंगे। इस तरीके से 210 आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगी, तो 20% जो होगा वो आपका इजी होंगे, और 60% मॉडरेट होंगे। मॉडरेट आप कह लें कि नॉर्मल जिसको हम बोलेंगे। ठीक है, और 20% हार्ड होंगे। तो आपने हर तरीके से जो है आपने कवर करना है। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखी हुई है कि बल्कि मैं इसको हल्का कर दूं ताकि ये आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स सेक्शन 70% क्वेश्चन विल बी रिकॉल। 70% रिकॉल वाले क्वेश्चन होंगे। तो मेमोराइजेशन बेस्ड, जिसकी मेमोरी अच्छी होगी या रट्टा लगाने की अच्छी सलाहियत होगी तो वो तो ईज़िली करेगा। 30% जो है वो एप्लीकेशन लेवल के होंगे, जिसमें आपको अपने नॉलेज को अप्लाई करना होगा, जिसमें आपके न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से जो कुछ क्वेश्चन फार्मूलाज जो होते हैं, तो आपने अच्छे से तैयारी करनी है। आपको एक बहुत अच्छे तरीके से आपको एक हो गया है सिलेबस मिल गया है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि सिलेबस को आप पूरा डाउनलोड करें और एक बार सारा इसको पढ़ लें। देख रहे हैं इसको कंटेंट लिस्ट बनी हुई है, सब कुछ बना हुआ है, एक बार ज़रूर इसको आप देख लें ताकि आपको इजी हो, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको ज़रूर कामयाब करेगा। कोशिश जारी करते रहे। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है वो डिसहार्ट हो जाते हैं अगर मेडिकल में नहीं जाते हैं। देखिए, जो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें और अगर आपकी नहीं होती तो उसमें आपने डिसहार्ट नहीं होना। आप समझ लें कि अल्लाह ने आपके लिए इससे ज़्यादा अच्छा कुछ ना कुछ और सोचा है, और यकीनन यही है। तो इंशाल्लाह हाज़िर होंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।